सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह प्रोग्राम में साथ होता है सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का, और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। सबसे पहले करते हैं पूनिया जी का स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करें। सबसे पहले बात ईरान अमेरिका इजरायली जंग के बारे में ही करेंगे। हर रोज हम बात करते हैं, कभी समझौता करीब पहुंच जाता है, कभी फिर से दूरियां बढ़ जाती हैं, कभी एक दूसरे के ऊपर फिर से अटैक होने करने की बात आ जाती है। ट्रंप अब क्या बोल रहे हैं इस समझौते को लेकर? देखिए, लगातार पहले खबरें थी कि अमेरिका होपफुल था कि ईरान जंग नहीं चाहता है और ईरान के बीच में और अमेरिका के बीच में कोई समझौता सिरे चढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ इसके उलट। अगर हम बात करें तो जो एक अमेरिकन अपाचे हेलीकॉप्टर था, उसको उसको मार गिराया गया। उसके बाद जो ईरान है, उसने भी हवाई हमले किए। अमेरिका ने ईरान के ऊपर भी हवाई हमले किए। तो दोनों तरफ से देखने को मिला। होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर गिरने के बाद अमेरिका ने ईरान पर कई जगह पे जवाबी हमले किए। ट्रंप ने आरोप लगाया कि हेलीकॉप्टर ईरान ने गिराया था, जबकि तेहरान ने हर हमले का जवाब देने की चेतावनी दी है। खैर, ट्रंप कह रहे हैं कि वो 2 हफ्ते के अंदर ईरान पर पूरी तरह जीत का ऐलान करेंगे। रिपब्लिकन रैली में ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ईरान के खिलाफ बढ़त बनाए हुए है और अगले 2 हफ्तों में टोटल विक्ट्री घोषित करेगा। उन्होंने कहा कि इससे तेल की कीमतें भी नीचे आएंगी। तो लगातार डोनाल्ड ट्रंप जितने आशावान थे उतनी चीजें नहीं दिख रही हैं। इजराइल ने भी चेतावनी दी है और उन्होंने कहा है कि इजराइल कह रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल भी ईरान के ऊपर हमले करेगा और ऑपरेशन करेगा। खैर, हालांकि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में जो दूरियां हैं वो आपको और हमको पता है कि वो बनी हुई हैं लगातार। जो अमेरिकन अपाचे हेलीकॉप्टर था AH-64, वो क्रैश होने के बाद काफी अपन कहें कि रोड़ा पड़ा है। दोनों पायलट हालांकि सुरक्षित बचा लिए गए और अमेरिकी सेना ने पहली बार समुद्र में ड्रोन बोट का इस्तेमाल कर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया। हादसे की अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अगर बात करें तो मतलब जो कतर है, कतर अब इंटरेस्ट ले रहा है कि तेहरान के साथ किसी किस्म की डिप्लोमेसी हो। कतर का जो डिप्लोमेटिक जो उनका प्रतिनिधि मंडल है वो तेहरान पहुंचा है और दोनों तनाव कम करने की बात कर रहे हैं दोनों मंडल। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि होर्मुज का हल युद्ध नहीं है, बातचीत से ही निकलेगा। तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फुआद इजादी का कहना है कि दक्षिणी ईरान में अमेरिका के हमलों से ईरान की नीति पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। उनके मुताबिक ईरान हर हाल में होर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है, क्योंकि ये उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण इलाका है। तो उनका कहना है कि ये जो पूरा इलाका है, ये तेल रूट के लिए तो अहम है ही है। दूसरा, ईरान इसको छोड़ेगा नहीं, तो इसलिए कोई युद्ध की बजाय बातचीत के रास्ते से हल निकाला जाए। इसके अलावा ओमान तट के पास जहाज में आग लगी है। भारत कह रहा है कि हालात पर हमारे नजर हैं। एक बड़े तेल टैंकर का हादसा देखने को मिला है ओमान की राजधानी मस्कट के में। ये घटना आई है और उसमें भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि उसे ओमान तट के पास जहाज से जुड़ी घटनाओं की जानकारी मिल रही है। दूतावास पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के संपर्क में भी है। तो खैर, इजराइल वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को जबरन वहां से हटा रहा है, वो भी खबरें अब तक पहुंच रही होगी। लेबनान में हिजबुल्ला और इजरायली जो मिलिट्री है उनके बीच में भी लगातार लड़ाई जारी है। तो काफी काफी सिचुएशन वेस्ट एशिया में गंभीर होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है एक हिसाब से। खैर, जो ओमान के पास जिस तेल टैंकर में आग लगी है वो यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन UKMTO के मुताबिक आग जहाज के इंजन रूम में लगी है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो जहाज है तकरीबन सोहार बंदरगाह से 37 किलोमीटर की दूरी पे है। तो उसमें भी काफी दूरी है और एक व्यक्ति की जान भी चली गई है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। तो खैर, काफी अमेरिका और ईरान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो कुछ चल रहा है उसकी वजह से बहुत सारे व्यावसायिक जहाज हैं रुके, ट्रेड जो है वो रुका हुआ है और तनाव तो लगातार है ही। खैर, ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु समझौते पर अगर जल्द फैसला नहीं करता है तो अमेरिका उसके इलेक्ट्रिक जो प्लांट्स हैं और जो पुल है उनके ऊपर हमले कर सकता है। फॉक्स न्यूज को उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं आगे की कार्रवाई जारी रख सकता हूं, उनके पास समझौते पर दस्तखत कर बचने का मौका था। खैर, जी। जो पिछले 3-4 दिन से हम कयास लगा रहे थे कि शायद
क्योंकि अमेरिका का रुख नरम था। जेडी वांस भी बहुत सारे दावे कर रहे थे और ट्रंप भी बहुत सारे दावे कर रहे थे, लेकिन चीजें सिरे नहीं चढ़ी हैं। तो अमेरिका, आप देख ही रहे होंगे कि जब से अपाचे हेलीकॉप्टर गिराया है, थोड़ा बौखलाया भी हुआ है। 5 जो रणनीतिक ठिकाने हैं ईरान के, उनके ऊपर भी हमला हुआ है। इसमें अब्बास, मिनाब, शिरिक, जास्क, केशम, ये सारे वो आइलैंड्स हैं जो काफी स्ट्रेटेजिक तौर पर महत्वपूर्ण है। वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास ही है, मतलब ये भी जहां से कंट्रोल करने की कोशिश करती है आईआरजीसी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, वहां पर हमले किए हैं। खैर, देखते हैं कि चीजें कैसे बनती है, लेकिन अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति बहुत ज्यादा मतलब अपन कहें कि क्रूशियल बनी हुई है। जी, बिल्कुल। इससे अगर हम आगे बढ़ें तो बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है उन्होंने, और इस बार रिकॉर्ड जिसका तोड़ा है उसका नाम नेहरू है। क्या कहेंगे? सबसे बोल रहे हैं कि मैं सबसे लंबा निर्वाचित पीएम रह गया हूँ, बन गया हूँ, कार्यकाल इतना लंबा चला है जिसका। देखिए, आज एनडीए की मीटिंग बुलाई गई थी, जो बीजेपी और उनके अलायंस पार्टनर हैं, भारत मंडपम में दिल्ली में। वहां पर उन्होंने अपनी स्पीच दी, उसमें कहा कि 4399 दिन पूरे हो गए हैं मेरे कार्यकाल के, मैं भारत का सबसे लंबी अवधि तक रहने वाला इलेक्टेड प्रधानमंत्री बन गया हूं। और उन्होंने 26 मई 2014 को पहली बार पीएम की शपथ ली थी। नेहरू बतौर इलेक्टेड पीएम 4398 दिन रहे थे, तो उनसे एक दिन ज्यादा हो गए हैं। और एनडीए और जो नरेंद्र मोदी हैं, वो 12 साल की इस उपलब्धि के ऊपर आज उन्होंने खुशी मनाई है। उसमें बंगाल के मुख्यमंत्री हों या फिर एक नाथ शिंदे हों और बहुत सारे लीडर्स हों, वो सब पहुंचे हैं। तो नरेंद्र मोदी का आज स्वागत किया गया। हालांकि सबसे ज्यादा दिन तक तो जो रिकॉर्ड है वो अभी जवाहरलाल नेहरू के नाम पर ही है, बतौर प्रधानमंत्री। लेकिन खैर, वो कह रहे कि नहीं नहीं, इलेक्टेड तौर पर मैं सबसे ज्यादा लंबे समय का प्रधानमंत्री हो गया हूँ। खैर, जो क्योंकि नेहरू के, अगर आप 15 अगस्त 1947 से लेकर 13 मई 1952 तक के जो 5 साल का कार्यकाल है, उसको हटाएंगे तब नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। 5 साल तो उनके वो शामिल हैं, तो नेहरू लगभग तकरीबन 17 साल तक, 18 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। तो खैर, अभी 12 साल हुए हैं नरेंद्र मोदी को, पर उन्होंने जो कह सकते हैं कि एक टेक्निकल बात निकाल के कि नहीं नहीं, इलेक्टेड तौर पर मैं सबसे लंबा हो गया हूँ, और फर्स्ट मतलब विनर के तौर पे अपने आप को वो दिखा रहे हैं, और बड़ा आज एक्साइटेड दिखे। और अलग अलग चीजें हैं। लगातार उन्होंने जो स्पीच दिया उसमें यही कहा कि माँ भारती की मुझे सेवा करने का मौका मिला। आपको पता ही है कि जो बीजेपी के रटे रटाए स्लैंग्स, उन्हीं में उन्होंने बात रखी। 12 साल का कार्यकाल बेदाग और ऐतिहासिक रहा, खुद ही मतलब अपने मुंह से खुद की तारीफ वो लगातार करते दिखे। तो खैर, और स्थिति आपको पता ही है, स्थिति बहुत बुरी हो रखी है। अभी एलपीजी की सप्लाई हो, और कन्वेंशनल फ्यूल की बात हो, इवन फर्टिलाइजर्स की बात हो, बहुत सारे संकटों से भारत गुजर रहा है। और उधर ये अपने मुंह से खुद की तारीफ करते हुए इवेंट मना रहे हैं। खैर, आज देखा गया कि एक मुख्यमंत्री जो बंगाल वाले हैं, उनको तो झालमुड़ी बनाने पे लगा रखा था, वो नरेंद्र मोदी को झालमुड़ी बना बना के खिला रहे थे। तो ये सब आज देखने को मिला। शुभेंदु हाँ अधिकारी खुद से बना के खिला रहे हैं। हाँ हाँ। तो ये हम्म। स्थिति थी आज, मतलब इन बीजेपी वालों का अपने किस्म का ये सेलिब्रेशन था, और खुद ही खुश हो रहे थे। जी, बिल्कुल। इसी तरीके से है, कोई भी मौका नहीं का वो जाने देते अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने का। अगर कोई अचीवमेंट ना भी हो तो खुद से क्रिएट कर लेते हैं, अपनी मनगढ़ंत चीज है ना, कुछ भी कर सकते हैं। आगे बढ़े तो बात टीएमसी की करते हैं। हम हर रोज बात लगातार कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के बारे में, टीएमसी के बारे में, ममता बनर्जी के बारे में। अब तो तरह तरह के मीम्स सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं कि ममता बनर्जी अपनी ही टीएमसी की अब सबसे बड़ी ओपोनेंट लीडर बन चुकी है, कि उसकी वजह से ही सारा कुछ हो रहा है। आज की क्या ताजा अपडेट है टीएमसी को लेकर, जिस कदर लोग टूटते जा रहे हैं पार्टी के साथ से? देखिए, एक थियरी तो यही चल रही है गुरप्रीत की, जो तृणमूल कांग्रेस इतने बुरे हालात में पहुंच रही है, लगातार बीजेपी उनके पार्टी को तोड़ रही है, तो शायद ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस को राहुल गांधी की पार्टी, कांग्रेस में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में मर्ज कर ले। एक थियरी ये चल रही है, पर लेकिन इससे बात करने से पहले एक बार कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं।
जी, देखिए अभी तक कोई भी ऑफिशियल लिस्ट नहीं आई है। न्यूज़ एजेंसीज़ के द्वारा ही खबरें चलाई जा रही हैं। आईएनएस ने ये दावा किया है कि काकोली घोष ने उनको 19 उन एमपीज़ की लिस्ट भेजी है, जो कि बागी हुए खड़े हैं। उसमें क्रिकेटर यूसुफ पठान का भी नाम है, जिसको ममता बनर्जी ने लोकसभा में भेजा था। जो फ़िल्म एक्टर हैं, शत्रुघ्न सिन्हा, उनका भी नाम है कि वो भी बीजेपी में जाना चाहते हैं। उसमें सयोनी घोष, जो कि मतलब फायर ब्रांड यंग फीमेल लीडर मानी जाती हैं, उनका नाम भी है। तो सयोनी घोष को लेकर बहुत सारे लोग अचंभे में हैं कि उनका नाम नहीं हो सकता। तो और कई ऐसी बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसको लेकर अभी डाउट है। तो मतलब ये क्लियरली ये कहना कि यही लोग जा रहे हैं बीजेपी में, ऐसा अभी है नहीं। हाँ, ओम बिड़ला को एक पत्र ज़रूर भेजा गया जिसमें 20 एमपीज़ के साइन हैं। अब जो लिस्ट जारी करी उसमें 19 हो गए हैं। जबकि ममता बनर्जी लगातार ये कह रही हैं कि इनके पास इन 19 का मैजिक नंबर नहीं है, इतने एमपीज बगावत नहीं कर रहे। बीजेपी अभी हमारे हमारे को तोड़ना चाह रही है, उसके लिए ऐसा कर रही है, ऐसा प्रोपगेट कर रही है। हम अगर तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों की माने, ममता बनर्जी के सूत्रों की माने, तो वो कह रहे हैं कि 11-12 जने तो हैं इनके पास, 11-12 जी, एमपीज इन्होंने तोड़े हैं, लेकिन 19 एमपीज नहीं तोड़ पाए हैं ये। तो ये बात है। और लगातार आपको पता ही है कि ममता बनर्जी और जो उनकी टीम है, उनके भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी की भी बहुत लंबी मुलाकात राहुल गांधी से हुई है। तो खैर देखते हैं बनता क्या है, लेकिन अभी संकट के जो बादल हैं वो तृणमूल कांग्रेस के ऊपर छाए हुए हैं। लोग लगातार ये कयास लगा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस बतौर पार्टी खत्म हो जाएगी। दूसरा कयास जो मैंने जैसा आपको बताया कि राहुल गांधी के साथ अभिषेक बनर्जी की मुलाकात हुई, उसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि शायद तृणमूल कांग्रेस अब कांग्रेस का हिस्सा बन जाए और तृणमूल कांग्रेस कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर ले। तो ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारी थियरीज अभी मार्केट में सर्कुलेटिंग है। जी। और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो बात कश्मीर के एक एक्टिविस्ट की करते हैं जिसको आखिरकार 4 साल से ज़्यादा जेल में रहने के बाद ज़मानत मिली है। क्या जुर्म था इस एक्टिविस्ट का? देखिए आप बहुत सारे लोग तो जानते भी होंगे उनका नाम, खुर्रम परवेज, मानवाधिकार इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है और काफी काफी बड़ा नाम है इंटरनेशनल लेवल पर। आप याद करिए 2021 में जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए बहुत सारे संगठनों ने उसके उनकी गिरफ्तारी के ऊपर स्टेटमेंट दी थी और भारत सरकार की निंदा की थी। उनके ऊपर एनएसए, एनआईए ने यूएपीए लगाया था और यूएपीए में ही उनको 4 साल बाद जमानत मिली है। 22 नवंबर 2021 को उनको गिरफ्तार किया गया था। और इसमें ये बताया जा रहा है कि जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंद्र दुडेजा की डिवीजन बेंच ने उनके ट्रायल कोर्ट में जो पूरा मामला चला उसमें जमानत उनको मिली है। बेंच ने कई शर्तों के साथ उनको जमानत दी है। देखिए जो खुर्रम परवेज है, वो जो घाटी में जो ह्यूमन राइट वायलेशन है उसको लेकर वो लगातार आवाज उठा रहे थे, लगातार वहां पर चीजें कर रहे थे। उत्तरी कश्मीर के इलाकों में बहुत सारी जगहों पे बात करें तो उनका काम रहा है। इवन खुर्रम परवेज के ऊपर हमला भी हुआ है। वो 2004 अगर आप याद करेंगे तो उनके ऊपर जो वो गाड़ी का विस्फोट था, उनकी गाड़ी विस्फोट के जद में आई थी। खैर वैसे बात करें खुर्रम परवेज की, जो इंटरनेशनल लेवल पर मार्टिन एलएनएस अवार्ड है, उसमें 3 विजेताओं में से 2023 में वो एक थे। तो इतने मतलब मशहूर कार्यकर्ता माने जाते हैं। काफी बड़ा नाम खुर्रम परवेज का रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड उनके नाम रहे हैं। खैर अभी फाइनली वो जेल से बाहर आएंगे। आप सोचिए कि इंटरनेशनल लेवल पे जिनका इतना नाम रहा हो, उनको भी 4-4 साल तक ये जेलों में बंद करके रखते हैं। तो ये तो हाल है कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का। खुद ह्यूमन राइट एक्टिविस्टों को ही जेल की सैर भारतीय हुकूमत वहां पर करवा रही है। जी। और इससे अगर आगे बढ़े तो बात शंकराचार्य की करते हैं। शंकराचार्य बीते समय में काफ़ी कुछ उन्होंने झेला, काफ़ी प्रदर्शन उनको करना पड़ा। उसके बाद उनके ऊपर यौन शोषण तक के इल्ज़ाम लगे, आरोप लगे, लेकिन अभी जो इल्ज़ाम लगाने वाले आशुतोष हैं, वो ही पलट गए हैं। देखिए आपको ध्यान होगा कि जब इलाहाबाद में जो संगम है, जी, वहां जी। पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए शंकराचार्य गए थे और वो सारा मामला आपको ध्यान हो कि जब मौनी अमावस होती है उसका उसका मामला है। और जी। आपको ध्यान हो कि शंकराचार्य सबसे पहले जो हिंदू धर्म में सबसे बड़ी पदवी शंकराचार्य माने जाते हैं और वो नदी पे जाके स्नान करते हैं, लेकिन उनको योगी आदित्यनाथ की सरकार ने स्नान नहीं करने दिया। इवन वहां पर बदतमीजियां भी हुई। उनके चेलों जो उनके शागिर्द थे, उनके जो चेले थे,
उनको उनकी छुट्टियां पकड़ पकड़ के मारा भी गया, और हिंदू धर्म के सबसे बड़े अगर कहें कि पद पे बैठे व्यक्ति का अपमान किया गया, शंकराचार्य का अपमान किया गया। उसके बाद जब शंकराचार्य ने वहां पर आंदोलन किया और कहा कि ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार उनका अपमान हुआ है, और बहुत सारे उनका आंदोलन चला बहुत सारे इश्यूज को लेकर भी। तब कहीं ना कहीं जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो बैकफुट पे भी दिखी। बहुत सारे उस टाइम पे ब्राह्मण जो अपन कहें कि ऐसे बहुत सारे अधिकारी थे जिन्होंने इस्तीफे वगैरह भी पेश किए। बहुत सारी घटनाएं उस दौरान हुई। लेकिन सबसे जिसने आई बॉल कैच किए वो कि शंकराचार्य के ऊपर दो बटुकों के गुमनाम बटुकों के नाम से उत्तर प्रदेश पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली कि इन्होंने यौन शोषण किया है। तो जी हिंदू धर्म के सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को ही बीजेपी पार्टी ने इतने घिनौने आरोपों में फंसाने की कोशिश कर ली थी। आशुतोष महाराज को आगे लेके आया गया, उन्होंने स्टेटमेंट वगैरह भी जारी किए। अब देखिए उस केस में कोई दम तो है नहीं, ना ऐसा कोई बटुक है ना कुछ ऐसा है। शंकराचार्य तो मतलब जो ये शंकराचार्य हैं मुक्तेश्वरानंद, ये तो हमेशा पब्लिक में रहने वाले व्यक्ति हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, वो केस तो कुछ था ही नहीं। तो अब जब चीजें प्रूव करने की इन्वेस्टिगेशन की तरफ आगे बढ़ रही हैं तो आशुतोष महाराज मुकर गए हैं, और उन्होंने कहा है कि नहीं नहीं बहुत सारे सरकार के अधिकारियों ने उनके ऊपर दबाव डाला, इसके करके उन्होंने ये एफआईआर दर्ज करवाई। आप सोचिए कि हिंदू धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को बीजेपी वाले इतना बदनाम करने तक गए हैं। काफी काफी घिनौना करते ये रहा। और खैर हम सबको पता है कि शंकराचार्य कभी ना कभी इस दाग से मुक्त हो ही जाने थे, और वो आज खो भी गए हैं। जी। इससे अगर आगे बढ़ें तो बात करते हैं एमपी के राज्यसभा प्रत्याशियों की लिस्ट में 3 लोगों के नाम हैं। मीनाक्षी के नामांकन पर चुनाव आयोग का फैसला अभी बाकी है। मैं देख रहा था वहां से चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर जो कुछ हो रहा है, प्रदर्शन हुआ, उसके बाद वहां पर खाकी निक्कर तक टांग दी गई। देखिए ये तो हालांकि खाकी निक्कर टांगना तो आप देखिए, ये तो पंजाब से सीखा है। पंजाब यूनिवर्सिटी में पहली बार स्टूडेंटों ने खाकी निक्कर टांगी थी वाइस जी चांसलर के गेट के आगे। खैर चलो, कांग्रेस कुछ तो पंजाब से सीख रही है, अच्छी बात है। मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया था। आदिवासी नेता है, कल उनके बारे में बात हमने की थी। उनका नामांकन चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया, जबकि उनके ऊपर कोई किसी किस्म के केस वगैरह भी नहीं है। चुनाव आयोग के अधिकारी ने कहा कि उनके ऊपर एक केस था, इसलिए खारिज किया गया है। बाद जी में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कोई केस नहीं था, उनके खिलाफ किसी ने शिकायत दी हुई थी। अब शिकायत तो किसी के खिलाफ भी दी जा सकती है, जब तक एफआईआर रजिस्टर नहीं होती तब तक तो केस भी नहीं होता। तो खैर अगर आप बात करें उस रिटर्निंग ऑफिसर की, तो उसने गलती तो की है। अगर बात करें एक्सपर्ट्स की, तो एक्सपर्ट्स में देख रहा था बहुत सारे लॉ एक्सपर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट अपनी कमेंट्री भी दे रहे थे कि रिटर्निंग ऑफिसर ने, चुनाव आयोग ने गलत किया है। मीनाक्षी नटराजन का जो पर्चा है वो खारिज नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस कल एक्शन मोड में भी दिखी। रात को ही जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं ऑर्गेनाइजेशन, केसी वेणुगोपाल, बात करें सचिन पायलट, ये सारे नेता लोग चुनाव आयोग के बाहर जाके बैठ भी गए। खिंचदू भी हुई, लगातार पुलिस के साथ धक्का मुक्की के विजुअल्स भी आए। आज भी हम देख रहे हैं कि बड़े लेवल पर जो कांग्रेस है वो चुनाव आयोग हो के घर बाहर हो या फिर मध्य प्रदेश में विधानसभा के बाहर हो, वहां के विधायक वगैरह खूब आंदोलन कर रहे हैं। तो मीनाक्षी नटराजन को लेकर काफी अगर कहें तो कांग्रेसी अभी दिख रहे हैं मैदान में। इवन राहुल गांधी ने एक धमकी भरी वीडियो जारी की है, उसमें उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकी दी है और सीधा कहा है कि जो आप लोग गलत काम कर रहे हो बीजेपी के दबाव में, बख्शा नहीं जाएगा। हमारी हुकूमत आते ही, हमारी सरकार आई तो तुम लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। तो लगातार वो भी दिख रहा है। तो चुनाव आयोग के ऊपर काफी दबाव कांग्रेस बनाए हुए है। हालांकि मीनाक्षी नटराजन का आपको पता है कि नामांकन खारिज नहीं होना चाहिए था, धक्के से किया है। तो चुनाव आयोग दिखता तो है कि बिल्कुल बीजेपी के हक में खड़ा है। खैर देखते हैं इस मामले में क्या होता है। मीनाक्षी नटराजन को काफी समर्थन कांग्रेस पार्टी से मिल रहा है। जी। इससे आगे बढ़े तो बात अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तानी हमले की करते हैं। पाकिस्तान ने मिसाइल छोड़ी और 13 लोगों की मौत हो जाने की भी खबर है। देखिए पाकिस्तान ने मंगलवार रात को अफगानिस्तान के कई इलाकों में मिसाइली हमले किए हैं। अफगान की जो तालिबान सरकार है उसके मुताबिक 13 लोगों की मौत हुई, जिसमें 11 बच्चे हैं, एक महिला और एक बुजुर्ग है। 14 महिलाएं घायल हुई है। और तालिबान ने दावा किया है कि हमलों में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। तो खैर
ये जो तस्वीरें आई हैं सोशल मीडिया पे आप लोग देख ही रहे थे, काफी परेशान करने वाले विजुअल थे। हालांकि पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि उसने खुफिया जानकारी के आधार पर आतंकियों के ठिकानों पर सटीक हमला किया है। खैर, पाकिस्तानी सूचना मंत्री ने कहा कि इस ऑपरेशन में 26 भारतीय समर्थित समर्थित आतंकवादी मारे गए हैं और 4 बड़े आतंकी ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि निशाना बनाए गए ठिकानों में ट्रेनिंग सेंटर, हथियारों का गोदाम और 2 आतंकी कमांडर्स के सेंटर शामिल थे। तो खैर, ये जो विजुअल्स आपने और हमने देखे उसमें तो बच्चों के विजुअल्स हैं, बच्चे मरे हुए हैं चारपाइयों पे, जो पाकिस्तान ने तालिबान जो अफगानिस्तान में जो हमले किए हैं वो रिहायशी इलाकों में किए हैं। विजुअल्स देख के बहुत बड़ा अजीब लग रहा था। खैर, एक दिन पहले ही पाकिस्तान के 6 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी मारे गए, वो खैबर पख्तूनख्वा में मारे गए थे और वहां पर भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के का पूरा मामला चल रहा है और टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान की जमीन के ऊपर काम करते हैं और पाकिस्तान में हमले करते हैं। तो खैर, ये जो जंग पूरी चल रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, और टीटीपी को लेकर चल रही है और खैबर पख्तूनख्वा इलाके में जो कुछ चलता है उसी को लेकर ये जंग है और उसमें लगातार जो पाकिस्तान है वो अफगानिस्तान पर इस किस्म के मिसाइलें हमले कर रहा है। जी, इससे आगे बढ़े तो बात राम मंदिर की करते हैं। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का दावा सामने आ रहा है। हाँ, हम देख रहे हैं कि लगातार, और जो शख्स ये दावा कर रहा है वो बीजेपी का ही नेता है। तकरीबन हम्म। 7 करोड़ रुपए के चोरी, चंदे की चोरी की बात आ रही है। राम के मंदिर की गोलक से 7 करोड़ रुपए चोरी होने का दावा है। प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी भी लिखी गई, उसके ऊपर प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंदिर ट्रस्ट से रिपोर्ट भी मांगी है। और बात करें कि जो बीजेपी नेता है वो कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, तो आप सोच के देखिए कि कितना बुरा हाल वहां पर है कि 7-7 करोड़ रुपए का जो की जो चोरी है मंदिर से वो हो जा रही है। अखिलेश यादव ने भी हमला बोला और कहा है कि सरकार जो इस मामले में चुप है, ये बड़ी संदिग्ध चुप्पी है, कोर्ट को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। खैर, जबकि जो ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय, उन्होंने कहा, इस पे सफाई दी है, उन्होंने कहा कि आंतरिक इंटरनल ऑडिट होता रहता है और ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। खैर, देखते हैं कि जो सीबीआई की इस पे जांच होती है या नहीं होती है। लेकिन जो वहां पर महालेखा प्रभारी था, उस जगह पे राजस्थान का एक व्यक्ति था, उसने कई चैनलों को इंटरव्यू दिए, खुद उसने ये कहा है कि बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट की गई है और बहुत सारा चंदा जो है राम मंदिर का वो उसमें घपला हुआ है। खैर, देखते हैं कि सीबीआई की जांच हो पाती है या नहीं हो पाती। लेकिन हिंदू धर्म का जिस हिसाब से बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही थी, उनके जो सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट राम मंदिर से ही 7 करोड़ रुपए के चंदे की चोरी हो रही है, जो मतलब राम भगवान श्री राम के ही पैसे खा सकते हैं, वो फिर लोगों के साथ क्या करेंगे? ये बड़ा अजीब लग रहा है, खबर सुनने में भी बड़ी अजीब लग रही। बिल्कुल। और अगली खबर पंजाब के बटाला से है, जहां पर आम आदमी पार्टी के एक नेता को गोलियां मारी गई हैं और गोलियां मारने वाले मिठाई का डब्बा लेकर आए थे। हाँ, ये जो खबर घटनाक्रम है पंजाब के बटाला इलाके का है। आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के जिला प्रधान और गांव कादियां राजपूता के मौजूदा सरपंच गुरविंदर सिंह के ऊपर कल रात को, मंगलवार की रात को देर रात हमला किया। हमलावर मिठाई की डब्बे लेके आए थे और ये कह रहे थे कि जो लोकल बॉडीज इलेक्शंस हुए हैं उनमें हम तो बधाई देने आए प्रधान जी को। और वो जैसे ही बाइक से उतरे और बाइक से उतरते हुए ने 2 गोलियां मारी और मौके पे ही फरार हो गए। ये कुछ आपको एक वो जो फिल्म पंजाबी फिल्म है जिसमें वो स्कूटर पे बैठ के जाता है और सीधा जाके भाई जी को गोली मारता है, वो फिल्म का मैं नाम भूल रहा हूँ, वैसा वैसा सा सीन दिख रहा है जिसमें सेम ऐसा ही बताया गया कि परिजनों ने भी यही कहा कि मिठाई का डब्बा लेकर सीधे अंदर आए और सीधा सरपंच के दोनों पैरों में गोली मारी। मारना तो ऊपर जा रहे थे लेकिन पैरों में गोलियां लगी और उसके बाद देर रात सरपंच को अस्पताल में पहुंचाया गया। उनको बाद में कहें कि उनकी जो टांगे हैं वो टांगे दिख रही हैं और उनको काफी चीजें देखने को मिली। और उसके बाद एक 2 गैंगस्टरों की पोस्ट भी वायरल हो रही है जिसमें ये दिखा रखा था कि लिख रखा था कि अगली बार छाती में पित्तल भर देंगे। तो खैर, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है पंजाब में, आप देख ही रहे हैं। खुद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब है कि खुद आम आदमी पार्टी के लीडर्स के ऊपर गोलियां चल रही हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को मारा जा चुका है। तो ये बड़ा अजीब लग रहा है और इसमें बहुत सारे
चीजें चल रही हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो सरपंच है इसने धक्का किया इसलिए हो रहा है। तो सोशल मीडिया पे पोस्ट की शोर पाई जा रही हैं। कई जगह पे लोकल 2 गैंगस्टर्स का कनेक्शन भी बताया जा रहा है। खैर ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पर ये चीजें दिखाती हैं कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफी खराब है इस समय। जी, इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ पर समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया।